जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती का असर देखने को मिला है। चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चुनाव का कैलेंडर जल्द जारी करेंगे। न्यूज 18 से बातचीत में बोले हैं मधुकर गुप्ता कि अगले हफ्ते पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होगी, यानी कैलेंडर घोषित होगा। कोर्ट के निर्देशों की पालना कर चुनाव का कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा, यह कह दिया गया है मधुकर गुप्ता की तरफ से। चुनाव संबंधी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रशासक स्थायी हल नहीं है, 6 महीने में चुनाव कराए, यह हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे और निर्देशों को कैसे पालना करना है इसको लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। तो कुल मिलाकर आज ये बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से जब निकल कर आई तो हाईकोर्ट की सख्ती का असर न सिर्फ यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग में देखने को मिला है, बल्कि सरकार के स्तर पर भी खलबली मची हुई है। आपको बताया कि चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने खुद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है कि अगले हफ्ते पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होगी। और इस खबर के मायने को समझने के लिए वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जयपुर जुड़ रहे हैं सुधीर, और सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। अब जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी उसका असर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्या यह माना जाए कि अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं? संभावना क्या आपको दिख रही है? और राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर राज्य सरकार के स्तर पर किस तरह की हलचल? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतें थी जिनका जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा हो गया। चुनाव कराने को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर इस बात का दबाव बनाती रही है कि वो जल्द से जल्द चुनाव करवाएं। संवैधानिक बाध्यता है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, बल्कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनके चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन चूंकि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राज्य सरकार ये चाहती है कि नगर निकायों और ग्राम पंचायत जो कि 6,759 की संख्या में इनके 7 इलेक्शन करवाए जाए तो खर्चा कम होगा, और इसके लिए बाकायदा मंत्रिमंडलीय सब कमेटी भी बनाई गई जो लगातार बैठकें करके ये तय कर रही है कि संरचना किस तरह से हो, जिला परिषद की संरचना किस तरह से हो। लगातार ये 3 सदस्यीय कमेटी है वो लगातार मसले पर चर्चा कर रही है और बातचीत कर रही है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में दी जानी बाकी है। मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट दी जाएगी। इससे पहले ही हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए कि चुनाव करवाने जाने चाहिए, और राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने भी इस बात का ऐलान कर दिया। जी सुधीर, और बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने बात की जानकारी दी है कि अगले हफ्ते कैलेंडर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि तारीख घोषित कर दी जाएगी। तो इसको फिर कैसे एक्सरसाइज होगी, कैसे ये समझे कि आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? क्या ये माने जाए कि जो हाईकोर्ट की तरफ से जो कॉपी पहुंचाई गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ और मुख्य सचिव की तरफ, उस पर मंत्रणा होगी, समीक्षा होगी, कैसे आगे काम बढ़ेगा, जरा ये भी समझाएं। घोषणा कर देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि राज्य सरकार भी है, राज्य सरकार का विधि विभाग भी है, वो तमाम परीक्षण करेगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उस दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आगे की पालना होगी। क्योंकि हमने आज पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से भी इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर सब कमेटी का गठन भी किया गया है। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक बाध्यता की बात है, संविधान के अनुच्छेद 243 के राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 17 के तहत ये इलेक्शन होने चाहिए थे, समय पर होने चाहिए थे, टाला नहीं जा सकता था। लेकिन चूंकि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत इनको टाला गया था, और अब चूंकि फैसला आ गया तो एक तरह से ये कहा जा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार अब इस मसले पर आमने सामने होते भी नजर आएंगे। क्योंकि एक तरफ सब कमेटी का जो सुझाव है वो मुख्यमंत्री के पास जाने, दूसरी तरफ चुनाव का ऐलान होना है। और चूंकि इस बात का भी सही है कि जब बजट सत्र था उस दौरान यूडीएच मिनिस्टर जाबर सिंह खन्ना ने विधानसभा के अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि अच्छा सुधीर, हमें ये भी बताइए कि क्या अब राज्य सरकार के पास कोई कानूनी विकल्प भी है? क्या ये भी हो सकता है कि आगे इस फैसले को चुनौती दी जाए या रिव्यू के लिए कहा जाए? देखिए, हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर आगे अलग बेंच होती है, कोर्ट भी होता है। आज जब मदन दिलावर से यही सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी हमारे को
ये मिला नहीं है। हम इसका विधि विभाग से परीक्षण करवाएंगे। जो सब कमेटी बनी हुई है, मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनी है जिसमें 3 सदस्य हैं, उनमें इस बात का परीक्षण करवाया जाएगा। उसके बाद ही चुनाव को लेकर कोई निर्णय किया जाएगा। अब क्योंकि एक तरह से हाईकोर्ट हो गया, दूसरी तरफ राज्य सरकार हो गई, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, इन तीनों के बीच में ये चुनाव के फैसले होना बाकी है, जो अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही होगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि खुद न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए मधुकर गुप्ता ने यह बताया कि अगले हफ्ते हम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। लेकिन क्या अब ये वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत और निकाय चुनाव होने जा रहे हैं? लेकिन चूंकि सीधे सीधे हाईकोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी कर दी गई है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराएं, और ऐसे में अब सरकार क्या करेगी, क्या विकल्प है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको इस तमाम पहलुओं को समझाने की कोशिश करते हैं। पंचायत चुनाव टालने पर सख्त हुआ हाईकोर्ट का सरकार को अल्टीमेटम। पंचायत चुनाव जल्द करवाए सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया का दिया हवाला। पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया का हवाला देते हुए चुनाव टालना मजबूरी करार दिया, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान के धारा 38 के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुचारू संचालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रशासकों को लंबे समय तक बिठाए रखना लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। परिसीमन के आधार पर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकती है। अदालत ने साफ कर दिया कि जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर अधिकतम 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। गंभीरता से विचार करेंगे और न्यायोचित होगा वही करेंगे। जो माननीय न्यायालय आदेश देता है उसकी तो पालना सबको करनी होती है। विधानसभा सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पंचायत चुनाव में देरी का मुद्दा जोर शोर से उठाए जाने की संभावना है। हालांकि मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। जहां तक सवाल है हार और जीत का कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस को तो औकात बता दी ना जनता ने। जो उपचुनाव हुए थे उसे धूल चटा दी है। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव जो होगा जनहित को देखते होगा। सूत्रों के माने तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब परिसीमन की वजह से पंचायत चुनाव टाले गए हों। इससे पहले 2020 में भी पंचायत चुनाव टाले गए थे और सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है। अदालत के निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव करवाने की दिशा में जल्द कदम उठा सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में उपचुनाव 21 अगस्त को होने जा रहे हैं, जिसमें पंचायती समिति प्रधान के 3 सीटों के लिए 23 अगस्त को, उप प्रधान के 3 सीटों के लिए 24 अगस्त और जिला परिषद सदस्य के 3, पंचायत समिति सदस्य के 14 स्थानों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा राज्य के 4 जिलों के नगरीय निकाय के 4 वार्डों में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें धौलपुर जिले की नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या 9, झुंझुनू के नवरगढ़ में वार्ड संख्या 10, राजसमंद के नगरपालिका देवगढ़ में वार्ड संख्या 9 और सीकर के नगरपालिका खंडेला में वार्ड संख्या 23 पर भी 21 अगस्त को मतदान होने जा रहा है। तो प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय में उपचुनाव 21 अगस्त को होने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसमें पंचायती समिति प्रधान के 3 सीटों के लिए 23 अगस्त को होगा, उप प्रधान के 3 सीटों के लिए 24 अगस्त तारीख तय की गई है। वहीं जिला परिषद सदस्य के 3, पंचायती समिति सदस्य के 14 स्थानों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा राज्य के 4 जिलों के नगरीय निकाय के 4 वार्डों में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें धौलपुर जिले की नगरपालिका राजाखेड़ा की वार्ड संख्या 9, झुंझुनू के नवरगढ़ में वार्ड संख्या 10 और राजसमंद के नगरपालिका देवगढ़ में वार्ड संख्या 9 में 23, वार्ड संख्या नगरपालिका खंडेला में भी 21 अगस्त को वोटिंग होगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 4 नए आईएएस की नियुक्ति पर सियासत गर्मा गई है। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं, जातिवादी मानसिकता का आरोप लगाया गया है। एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। कहा गया कि यह बेहद गंभीर और आश्चर्यजनक है। माइनॉरिटी से कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला, ये कहते हुए डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल ये पूरी जो सियासत हो रही है 4 नए आईएएस की नियुक्ति पर हो रही है और डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, जातिवादी मानसिकता का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि ये बेहद गंभीर है और आश्चर्यजनक भी है। माइनॉरिटी से कोई भी योग्य अधिकारी नहीं मिला। इसी बात को यहां पर फोकस करते हुए, आगे बढ़ाते हुए जातिवादी मानसिकता का आरोप बीजेपी पर डोटासरा ने गढ़ा है और निशाने पर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीकानेर हाउस में बीजेपी सांसदों संग बैठक होगी। प्रदेश के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सांसद महिमा कुमारी, मंजू शर्मा बीकानेर हाउस पहुंच चुकी हैं। सीएम सभी सांसदों के साथ डिनर पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी चर्चा होगी बीजेपी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की। बीकानेर हाउस में कौन कौन पहुंच चुका है ये भी जान लीजिए। सांसद महिमा कुमारी की मौजूदगी है, मंजू शर्मा भी बीकानेर हाउस पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री डिनर पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से राजस्थान को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए, चहुमुखी विकास कैसे किया जाए, डबल इंजन की सरकार के कामों को जनता तक, योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर सभी सांसदों के साथ यहां पर मुख्यमंत्री की चर्चा होने वाली है। डिनर पर बताया जा रहा है चर्चा होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, बीकानेर हाउस की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सांसद महिमा कुमारी पहुंच चुकी हैं, मंजू शर्मा भी बताया जा रहा है बीकानेर हाउस पहुंची हैं और लगातार सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये वो सांसद हैं जो कि राजस्थान से हैं और उन सांसदों के साथ यहां पर मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई थी, मनसुख मांडविया से मुलाकात का कार्यक्रम। और अब ये बीकानेर हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर बाद बीजेपी सांसद जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान से चुने गए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की गुफ्तगू होने वाली है। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा हुआ है और एजेंडा क्या होगा बीजेपी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत का? जी, निश्चित तौर पर मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि भागीरथ चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो बीकानेर हाउस जो है वो पहुंच गए। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा जयपुर से सांसद में जो है वो पहुंच गई हैं। साथ ही साथ जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जब हमने भागीरथ चौधरी से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि विकास को लेकर के चर्चा करेंगे, प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा होगी और एक अच्छी और सार्थक चर्चा जो है वो होगी। इसके साथ ही साथ हमने और अन्य सांसदों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक जो है वो शिष्टाचार भरी मुलाकात होगी, डिनर पर चर्चा होगी तो और निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर के ही चर्चा होगी। तो साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि वह मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पर वे सभी बीजेपी के जो सांसद हैं राजस्थान के, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे अब से थोड़ी देर में। और जो सांसद है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी विनीत, जाहिर तौर पर सुबह से लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों पर आपकी नजर है, मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही हैं। अभी जो मीटिंग होने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की? जी, मैं निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जब वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली पर दौरे पर आए हैं तो उन्होंने विकास के एजेंडे पर ही चर्चा करने की बात जो है वो कही है। अगर हमने देखा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने किरेन रिजिजू के साथ मुलाकात की, राजस्थान से ही मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब जो है वो सीआर पाटिल के साथ अभी मुलाकात हो रही है। तो निश्चित तौर पर हम मान के चल सकते हैं कि प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज राजस्थान को कोटा बूंदी को एयरपोर्ट की सौगात मिली है, इसको लेकर के भी जो है वो मुख्यमंत्री ने विभिन्न जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको धन्यवाद दिया। साफ तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जब उनकी मुलाकात हुई थी तब भी इसको लेकर के जो हमें सूत्रों के
वाले से जानकारी मिल रही है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पे, साफ तौर पे जो प्रदेश के विकास है उसको लेकर के ही यहाँ पर चर्चा। कोटा और बूंदी के लोगों को मिली है और कैसे धरातल पर इसको उतारा जाए, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। लिहाजा आज बैक टू बैक मीटिंग्स में इसको लेकर भी चर्चा की गई। शुक्रिया बनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीकर के रेवासा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि हिंदू राष्ट्र का झंडा सबसे पहले राजस्थान में फहराएंगे। यहां के लोग ही नहीं, घोड़े हाथी भी कट्टर हिंदू हैं। जो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला है। अब छोड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। भारत तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जब गाय माता बचेगी। क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, सुन लीजिए। तो छोड़ो, यहाँ एक बात कह दें, अब राजस्थान वैसे भी वीरों की भूमि है। यहाँ के तो लोग नहीं, यहाँ के तो घोड़े भी वीर होते हैं। मनुष्य की तो छोड़ो, यहाँ अश्व भी वीर होते हैं। अश्व की तो छोड़ो, यहाँ का गज हाथी राम प्रसाद भी वीर होता है। और एक बात कहें, हिंदू राष्ट्र का झंडा यदि कहीं फहराएगा तो शायद पहला नंबर राजस्थान का आएगा, क्योंकि ये वही भूमि है जहां महाराणा प्रताप की तलवार ने विरोधियों के नाकों चने चढ़वा दिए थे विरोधियों को। ये वही भूमि है जहां कट्टर हिंदू रहते हैं। पूछो कैसे, पूछो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कोटा को मिली आज की बड़ी सौगात की करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नया एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 साल में कोटा बूंदी में जल्द ही एक भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। आ गई वो खबर जिसका हाड़ौती को था इंतजार। कोटा बूंदी में भव्य एयरपोर्ट का सपना होगा साकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट निर्माण पर लगाई मुहर। दशकों से देश के प्रमुख शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला कोटा अब मॉडर्न एयरपोर्ट से सुसज्जित होने जा रहा है। जी हां, 19 अगस्त को आई एक खबर ने इस क्षेत्र के विकास की ऐसी आधारशिला तैयार कर दी जिसकी मांग अरसे से हो रही थी और हाल फिलहाल के सालों में तेज हो चली थी। विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ तो वो मोदी जी यहाँ कोटा की जनता के सामने लोकसभा अध्यक्ष जी को गारंटी देके गए थे कि ये कोटा का हवाई अड्डा, कोटा बूंदी का हवाई अड्डा, ये मोदी की गारंटी है। अभी हमारा एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर हो गया था, लेकिन हवाई अड्डा आने से पर्यटन, व्यापारिक और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने से मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयास और मोदी जी की जो गारंटी थी उसका परिणाम है कि इस कोटा शहर को 507 करोड़ रुपए का जो बजट आवंटन हुआ है। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और विकास की जो गति अब मिलने वाली है उसको 4 पहिए लगने वाले हैं और कोटा शहर में जो भी आवश्यकता थी, जिन वजहों से रुका हुआ था, उन वजहों को एक बूस्टअप मिलेगा और व्यापार की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोटा बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी भी दी। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। कोटा से 15 किलोमीटर और बूंदी से 20 किलोमीटर की दूरी पर शंभुपुरा गांव में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस परियोजना में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले एक टर्मिनल भवन का निर्माण शामिल है। व्यस्त समय में
ये टर्मिनल भवन 1000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। 2 साल में बनने की संभावनाएं। एयरपोर्ट के लिए राजस्थान सरकार 1089 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। परियोजना पर लगभग 1507 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये परियोजना न सिर्फ क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। उद्योग जगत हो या फिर कोटा एजुकेशन हब, हर लिहाज से कोटा को बूस्ट करने वाला ये फैसला है। और निश्चित तौर पर कोटा का सबसे बड़ा सपना था, जिसको लेकर के लंबी मांग रही, और अब जब मोदी कैबिनेट की तरफ से कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के मंजूरी मिली है, तो इसके साथ ही अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। दौसा के बांदीकुई से बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा का बयान इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। विधायक ने अन्य गांव में आयोजित दंगल कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के काम में आप निश्चिंत रहें, कोई कमी नहीं होगी। पिछले दिनों एक महाशय ने कहा था कि हमारा विधायक सो रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये ना सोता है और ना ही सोने देता है। तो सोता है ना सोने देता है। और विकास के काम में आप निश्चिंत रहें, कहीं अपन पीछे नहीं रहेंगे। और उस महापंचायत में कोई चोरी को लेकर कोई बात हुई थी, एक महाशय ये कह रहे थे कि हमारा विधायक सो रहा है। अरे उसको ये पता नहीं कि सोता नहीं है ना सोने देता है, ना तो सोता है ना सोने देता है। जब भी विधानसभा चली होगी तो शायद सबसे ज्यादा गर्ज सुनी होगी तो दौसा जिले में इस विधानसभा के विधायक की सुनी होगी। अब से पूर्व के जो विधायक थे, जो विधानसभा में बोले ही नहीं, और उनके बहकावों में आकर कोई बात कहता है। और जो पिछली जो सरकार थी उसमें जो पूर्व विधायक थे, उनकी सोते हुए की फोटो में विधानसभा की मैं दे दूंगा, किसी को चाहिए तो, अगर मेरी वो ढूंढ के ला दे। प्रदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 18 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें जयपुर, अजमेर, विजयनगर, पुष्कर और भीलवाड़ा शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई बोगस फॉर्म्स और भाड़े के बैंक खातों के जरिए विदेश में धन भेजने की सूचना पर की है। इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन। 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। बेनामी खातों से करोड़ों की हेराफेरी। इनकम टैक्स विभाग को जैसे ही बोगस फार्मों और भाड़े के बैंक खातों के जरिए विदेश में धन भेजने की सूचना मिली, वो एक्टिव हो गई। एक साथ करीब 18 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई आयकर विभाग की टीम ने की। जिन जिन जिलों में छापेमारी हुई उनमें दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा शामिल है। प्रदेश के साथ साथ कोलकाता, मुंबई और सूरत में भी कार्रवाई की गई। दौसा में दिल्ली से आई टीम ने लालसोट के प्रेमपुरा गांव में इंटर आर्च बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर के आवास पर दबिश दी। कंपनी पर विदेशी बैंकों में जमा धन के बारे में सही जानकारी न देने का आरोप है। प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी कंपनी के सीए, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए। अजमेर के विजयनगर और पुष्कर में आयकर विभाग की टीमें सक्रिय रहीं। ब्यावर की जटिया कॉलोनी में करीब 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस दौरान पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। सूत्रों की माने तो अजमेर में ये कार्रवाई बोगस फार्मों के जरिए जीएसटी चोरी के मामले में की गई। इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की कार्रवाई अजमेर के साथ ही ब्यावर में भी चल रही है। इसके साथ ही पुष्कर और विजयनगर में भी इस कार्रवाई को अंजाम देने की बात सामने आई है। इस दौरान बोगस फर्म पर
विशेष फोकस रखा जा रहा है, जहां पर इस तरह की कार्रवाई मिली है, जहां बोगस फर्म बनाकर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी ये फर्म है और इसमें कितने का ट्रांजैक्शन है, इन सभी को लेकर दस्तावेजों की जाँच जो है वो कानपुर की जो आयकर विभाग की टीम है उनकी ओर से की जा रही है। उसमें राजस्थान अन्वेषण की टीम भी जो है शामिल है और इस दौरान अलग अलग दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। दूसरी तरफ भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी आईटी विभाग की टीम की कार्रवाई जारी रही। सेशन कोर्ट के सामने गुर्जर मोहल्ले में आयकर अधिकारियों ने दबिश दी। 5 गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारी पहुंचे और घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया। ये घर महेश नाम के शख्स का बताया जा रहा है। भीलवाड़ा में 6 से 7 अधिकारियों ने तलाशी की कार्रवाई की। हम खड़े हैं कोर्ट के सामने गुर्जर मोहल्ले में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये वही घर है जहाँ पर सुबह 9 बजे 4 से 5 गाड़ियों में सवार आईटी टीम के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं। ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। लगातार आईटी विभाग की टीम के जो अधिकारी हैं इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो दस्तावेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। जैसे ही आईटी विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची, जो आसपास के मोहल्ले वाले थे उनमें हड़कंप मच गया। गली और मोहल्ले के लोग अपने घरों में एक तरीके से कैद हो चुके हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान से लेकर देश के कई हिस्सों तक इनकम टैक्स विभाग का ये मेगा ऑपरेशन जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही बेनामी लेन देन की असली तस्वीर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।